इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। शाम को जो मैं हादसा देखा तो मैं लाइफ में ना करूँगा, ये चीज मैं दिखने भी नहीं चाहूंगा। So many train crashes happen in India. Situation was beyond imagination. Frustrated passengers hurling stones and smashing the train's windows. In one clip, ये क्राइसिस इतने भयानक हैं कि हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रेन का इंजन हटाने के दौरान शंटमैन अमर कुमार की रेल के इंजन और बोगी के बीच दबने से मौत हो गई। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास में ट्रेन की चपेट में आए 3 युवकों की हुई मौत। Unfortunately, the death toll still continues to mount after the deadly Balasore train crash. As many as 300 people are dead and around 900 people are injured. 30 years, we've had about 7 deadly crashes. गवर्नमेंट को इस सीरियस इशू पर जल्द से जल्द कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। कृपया ध्यान दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज के ऊपर एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान हो सकता है, कैसे इंडियन रेलवेज सच में एक भयानक क्राइसिस से गुजर रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑल्सो एंड ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑल्सो। अकम्प्लिशमेंट इसलिए क्योंकि भले ही इंडियन रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया था, लेकिन इस इंडियन रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में लाखों इंडियंस ने अपना योगदान दिया था, अपनी दिन और रात एक करी थी। इसी इंडियन रेलवेज ने उन ब्रिटिशर्स को खदेड़ के बाहर निकालने में भी हमारी मदद करी थी और इसी इंडियन रेलवेज पे मेहनत करके हमने वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बनाया है, जो हमेशा से हमारे देश के विकास की नींव रहा है। पर आज शायद हम इस अकम्प्लिशमेंट का सही से ध्यान रखना भूल गए हैं और ये अकम्प्लिशमेंट एक ट्रेजेडी की ओर बढ़ रहा है। आप सब ने इंटरनेट पर कई क्लिप्स देखी होंगी जहां लोग ट्रेन में सफर नहीं कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। कोई फंसा हुआ है, कोई लटक रहा है। इनमें से मोस्टली लोग लोअर क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हर दिन लाखों लोगों से compete करते हैं सिर्फ एक ट्रेन की सीट के लिए। और रोज के इस संघर्ष में कोई एक ऐसा लकी दिन होता है जिस दिन किसी को सीट मिल पाती है ऑफिस आवर्स में। आप स्क्रीन पर ये जो एक सीन देख रहे हैं, ये सीन मुंबई की एक लोकल ट्रेन का है। इस तरह से ट्रैवल करना यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी का एक पार्ट हो गया है, एक नॉर्म बन चुका है। और ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं है, ये रियलिटी में लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर संघर्ष करके ट्रैवल कर रहे हैं रेलवेज में। मुंबई के ही विरार में रहने वाले एक व्यक्ति जतिन यादव ने इस इशू को रेज करते हुए एक PIL फाइल करी, जिसमें पता चलता है कि सन 2023 में ट्रेन से ट्रैवल करते समय 2590 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन नंबर्स को और सिंप्लीफाई करके अगर बताऊं तो ऑन एन एवरेज मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवेज को मिलाकर हर दिन 7 लोगों की जान जाती है ट्रेन में सफर करते समय। और ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में कुछ ऐसी ही स्थिति है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर दिन कम से कम 6 लोग ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। हर साल करीब 15,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ होती है ट्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स में। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि इस पूरी समस्या का कारण क्या है। पहला कारण है ओवर क्राउडिंग। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय रेल जब भी चलती है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही लोगों को अंदर बैठा कर ले जा रही हो। आप में से कई लोगों ने ओवर क्राउडेड ट्रेन में काफी समय सफर किया होगा। इनफैक्ट यहां तक भी आपने फील किया होगा कि आपकी रिजर्व सीट पर आप जब पहुंचेंगे तो कोई ना कोई पहले से बैठा रहता होगा। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। लकीली अगर आपके पहुंचने पे आपको आपकी सीट खाली भी मिल गई तो कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हुए आ जाएगा कि क्या हम सीट शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी स्थिति होती है कि आपको अपनी रिजर्व सीट के लिए लड़ना भी पड़ेगा। में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट ट्विटर पर एक बार एक यूजर ने शेयर किया, जहां उसकी सीट कंफर्म होने के बावजूद भी उसकी सीट पर एक अनरिजर्व्ड पैसेंजर बैठा था और उसने उसकी सीट ले रखी थी। इस सिचुएशन को बनाने में सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स अकेले गुनाहगार नहीं है। यह स्थिति बिगड़ रही है क्योंकि इस बिगड़ती स्थिति का श्रेय सीधा सीधा जाता है
रेलवेज के मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को। हर दिन लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 13,000 रेल हैं हमारे पास। अब सवाल यह आता है कि क्या इतनी रेल पर्याप्त हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए? स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए एक स्कूल की बस है जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, पर उसमें 150 लोग चढ़ रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में हमने एक फैक्टर को बिल्कुल भी अभी तक डिस्कस नहीं किया, और वो है सीट इनइक्वालिटीज का। अगर मैं आपको सीट इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जनरल और स्लीपर के कंपार्टमेंट में चलेंगे, लेकिन प्रपोर्शन जो जनरल और स्लीपर के कंपार्टमेंट का है वो ट्रेन में काफी कम होता है। इस कारण से जितना होता है उसमें ओवर क्राउडिंग होना तय है। आपको ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट याद होगा जिसमें 288 लोगों की डेथ हो गई थी। हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने ट्रैक से डीरेल हो गई थी और उस कारण यह हादसा हुआ था। इस ट्रेन की खासियत यह है कि ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है जिसमें 24 कोचेज हैं। आम पैसेंजर ट्रेनों में 18 से 20 कोचेज होते हैं। एक्सीडेंट से पहले इस ट्रेन के 70% कोचेस जनरल और स्लीपर क्लास के लिए थे, लेकिन अब सिर्फ 25% कोचेज ही जनरल और स्लीपर क्लास के लिए हैं। बाकी 75% कोचेज एसी कंपार्टमेंट्स हैं। इंडिया में लोअर और मिडिल क्लास का प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज है, और इसके पीछे का कारण है रेलवेज की अफोर्डेबिलिटी, जहां एक गरीब व्यक्ति भी कम पैसों में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। लेकिन जिस तरह से जनरल और स्लीपर कंपार्टमेंट्स कम होते जा रहे हैं, रेलवेज का ये अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर भी खत्म होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आज भी एसी कोचेज में ट्रेवल करना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब ऐसी स्थिति में उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है ट्रैवल करने का। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एसी के कोचेस की ही प्राइसेस हाई हैं। फेस्टिवल्स के टाइम पे स्लीपर कोचेस की भी प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है। अब इस सिचुएशन में लास्ट ऑप्शन होता है जनरल कोचेस। इन कोचेस की कैपेसिटी होती है 80% पर कोच, लेकिन समर्स के समय या फिर त्योहारों के टाइम पीरियड में इन जनरल कोचेस में 200 लोग जा रहे होते हैं, बैठकर नहीं, खड़े होकर, सीट पर नहीं, जहां जगह मिल जाए वहां। वो कॉरिडोर में खड़े हैं, टॉयलेट्स के बीच में खड़े हैं, और सीट ना मिलने पर वो दूसरे कोचेस में भी जाते हैं। ये पूरी सिचुएशन एक मैनेजमेंट फेलियर है, लेकिन इस चीज को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि एक नया नॉर्मल बन चुका है, और इस चीज की अकाउंटेबिलिटी कोई भी लेना नहीं चाहता है। अगर रेलवेज की गलतियां और कमियां निकालने बैठ जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अनहाइजीनिक कोचेस हैं, ट्रैक्स बिल्कुल अनसेफ है, डिलेज तो एक डेली रिचुअल बन चुका है, और सीट्स की कमी जैसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम घंटों बात कर सकते हैं। पर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स का पहाड़ पे पहाड़ बनता जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? और ये सारी प्रॉब्लम्स और भी भयानक लगने लगती है जब हम रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू के प्रॉब्लम को समझते हैं। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ द इंडियन रेलवेज अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर रन कर रही है, और 50% ऑफ इंडियन रेलवेज काफी क्लोज है सेम लेवल की ओवर कैपेसिटी टच करने के। इसी वजह से आपको घंटों वेट करना पड़ता है, सीट्स नहीं मिल पाती है, और भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रेलवेज के पास में सफिशिएंट फंड्स भी नहीं है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू रेलवेज जनरेट करती है उसका 97% वापस ऑपरेशनल कॉस्ट में ही चले जाता है, यानी कि रेलवेज ऑपरेट करने में ही जितना पैसा कमाती है उतना पूरा का पूरा वापस लगा देती है। तो फिर सुधार कैसे होगा? इंडियन रेलवेज 2 तरह के लोगों को कैटर करता है। पहला, हम लोग जो पैसेंजर्स हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए 13,000 पैसेंजर ट्रेन हैं, और दूसरा बिजनेस ओनर्स, जिन्हें अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है, और उसके लिए 8,000 फ्रेट ट्रेन्स हैं जिन पर रेलवेज हमेशा से डिपेंडेंट था अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने भी मेनली रेलवेज को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इंडियन रेलवेज का मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से ही आता है, और इसी कारण से गवर्नमेंट रेलवेज के पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट को सब्सिडाइज कर देती है और हाईली अफोर्डेबल बना देती है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें पैसा नहीं कमाना था, सर्विसेज प्रोवाइड करना थी। अब ये मॉडल 1950s में तो सही काम कर रहा था, क्योंकि तब रेलवेज से बेहतर और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, और उस समय के हिसाब से रेलवेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर समय के साथ में और दूसरे बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस डेवलप होते चले गए, साथ ही साथ
कई पॉलिटिकल रीजंस के कारण से रेलवेज की क्वालिटी भी डिक्रीज होती चलेगी। लगातार डिलेज और अनप्रोफेशनल स्टाफ के कारण रेलवेज का जो फ्रेट से रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। इसी के पैरेलल धीरे धीरे बिजनेस ओनर्स रोड और एयर ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा बेटर ऑप्शन मानने लगे, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस कम थे और गुड्स के टाइम पे पहुंचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। Scroll.in के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज कभी भी पैसेंजर सेगमेंट से प्रॉफिट नहीं बनाता था, पर अब चीजें बदल रही हैं। अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए 2022-23 के हिसाब से जो टोटल ट्रेन्स चल रही थी उसमें 60% ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेन्स थी और 40% ट्रेन्स फ्रेट ट्रेन्स। और यही ट्रेन्स का अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए कि 68% रेवेन्यू फ्रेट से आ रहा है और पैसेंजर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 26% हो चुका है। 6% रेवेन्यू अदर सोर्सेस से है, जो कि इंक्रीज दिखा रहा है रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर। अब आप कहोगे कि रेवेन्यू तो आज भी फ्रेट से ही ज्यादा है, लेकिन इसको जब आप कंपेयर करोगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 80% ऑफ द टोटल फ्रेट जो कंट्री में होता था वो रेलवेज के थ्रू होता था, लेकिन अब ये रिड्यूस होके सिर्फ 27% रह गया है, क्योंकि लोग दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट कर चुके हैं, जिससे ऑब्वियसली रेलवेज का रेवेन्यू फ्रेट में कम हुआ है और इसका इंपैक्ट रेलवेज के हर साल हो रहे लॉसेस में साफ नजर आ रहा है। ये लॉसेस की लिस्ट सिर्फ एक बिजनेस फेलियर तक सीमित नहीं है, कई बार मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस के चलते रेलवेज को भारी कीमत चुकाना पड़ती है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2021-22 के अपने टेस्ट ऑडिट में यह पता किया कि रेलवेज ने 2604.40 करोड़ का लॉस सफर किया। और ये लॉस ऐसा नहीं है कि पैसेंजर या फिर फ्रेट रेवेन्यू में डिक्लाइन की वजह से हुआ है, ये लॉस हुआ है पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण। ये जो अप्रॉक्स 2600 करोड़ का लॉस हमें दिखाई दे रहा है, इसमें से एक बड़ा पार्ट यानी कि 834 करोड़ रुपए एक लोन का इंटरेस्ट रीपे करने में ही गया है। ये लोन था 3200 करोड़ रुपए का, जो लैंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग बॉडी इरकॉन को अलॉट किया था। लोन तो इन्होंने पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, पर लैंड डेवलपमेंट का कोई अता पता नहीं है। अब ऐसी जितनी भी नेग्लिजेंस हो रही है, उन सारी नेग्लिजेंस का इंपैक्ट जाता है आम आदमी की ट्रैवलिंग पर। एक पैसेंजर को सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह पैसा शायद रेलवेज को और बेहतर करने के लिए यूज किया जा सकता था, और अगर इनकेस ये पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज किया भी जाता है तो जो क्वालिटी होती है वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं होती है। उससे क्या आउटपुट निकलेगा वो अपने आप में ही सारे सेफ्टी के मेजरमेंट्स का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बद से बदतर बनाने का हर बार प्रयास किया जाता है, क्योंकि हर साल आपको ऐसी कई खबरें देखने को मिल जाती है जिसमें ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं वो गिर रहे होते हैं, नए भी और पुराने भी। हर साल हर गवर्नमेंट हर बजट में रेलवेज को काफी प्रायोरिटाइज करती है। 2025 के बजट में भी अगर आप देखेंगे तो रेलवेज को एक मोटा बजट अलोकेट हुआ है। 2.64 लाख करोड़ का फंड रेलवेज के फर्दर डेवलपमेंट के लिए अलोकेट हुआ है, पर उसके बावजूद भी रेलवेज डेवलपमेंट में काफी पीछे है। 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस किया था कि वो 2022 आते आते पूरे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे और एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर देंगे। 2025 आ गया है, आज भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो सिर्फ ईस्टर्न जोन्स में ही डेवलप हुआ है। ये फ्रेट कॉरिडोर्स का डेवलप होना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी सारी ट्रेन्स दूसरी लाइंस में डाइवर्ट हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम होगी और जो ट्रेन डिलेज होते हैं वो होना कम हो जाएंगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेसिमिस्ट होकर समस्या बताना नहीं था, मैं आपको समाधान पर भी फोकस करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ये प्रोग्रेस बेहद स्लो है, और इसी के पैरेलल जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स की रफ्तार हमारी ट्रेन से भी ज्यादा है। अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो न्यू दिल्ली से जयपुर जाने में और बीजिंग से शंघाई जाने में 4 घंटे लगते हैं, लगभग 4 घंटे से भी कम लगेंगे अगर आप न्यू दिल्ली से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से जाते हो तो। लेकिन यहां पर एक कैच है, और कैच ये है कि न्यू दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस अप्रोक्स 300 किलोमीटर है, लेकिन वहीं पे शंघाई और बीजिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1300 किलोमीटर है। वंदे भारत जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है, पर वो जाती 120 तक ही है। और यही चाइना में मेजॉरिटी ट्रेन्स 200 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स एक इंप्रूवमेंट है ऑप्टिमिज्म का,
लेकिन यहां पर भी एक समस्या है कि इनके प्राइजेस उतने अफोर्डेबल नहीं है कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके। इस कारण से मेजॉरिटी लोग वही आउटडेटेड ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वही एक जरिया है अफोर्डेबल तरीके से ट्रैवल करने का, जो कि आज भी 1950 के स्ट्रक्चर पर ही रन कर रही है। इंडियन रेलवेज एक क्रॉस रोड पर है, एक ऐसी सिचुएशन में जहां एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करने की सख्त जरूरत है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। रिनोवेशन के साथ साथ एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट भी नीड ऑफ द आवर है। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स एक अचीवमेंट है और आने वाली बुलेट ट्रेन्स भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना होगा कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दुरुस्त करके उसे स्केल अप करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इंप्रूवमेंट तो हम लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस इंप्रूवमेंट से आम आदमी के जेब पर बहुत ज्यादा वजन ना आ जाए। हमें अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, साथ ही साथ वो इतना सेफ और सिक्योर हो कि लोग ट्रैवल करते समय अपनी जान ना गंवाएं। इन सारे इंप्रूवमेंट्स के पैरेलल एक अर्जेंट नीड है रेलवेज के मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की, उन्हें स्किलफुल और प्रोफेशनल बनाने की, ताकि लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट ना जाए। एट द एंड कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि एक पैसेंजर हाइजीन, सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी के साथ आराम से सफर कर पाए। अब एज ए यूथ आप इस समस्या की समाधान में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब तक हम इस चीज को एक इशू नहीं मानेंगे और बात नहीं करेंगे, तब तक बदलाव कैसे आएगा। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि इस मुद्दे पर बात की जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस पे चर्चा होना शुरू हो। इंडिया का फ्यूचर आप सभी के हाथों में है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना और अपना पल्ला झाड़ लेना पर्याप्त नहीं होगा। जब समस्या की बात करो तो उसका सलूशन भी ढूंढो, समाधान भी बताओ। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कंप्लेन कर देना और इस इशू को रेस कर देना पर्याप्त नहीं होगा। उस इशू को रेस करने के साथ साथ उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर भी बात करो। रिस्पेक्ट के साथ अपने पॉइंट्स रखना सीखो, क्योंकि अगले बदलाव की शुरुआत आप सभी से होगी। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।